Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. Today we are going to discuss some questions from IIT JAM 2020 paper. So my first question is the rate of sololysis of these four compounds. अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये जो रेट ऑफ सॉलोलिसिस अगर आपको कभी भी नज़र आए, ये शब्द अगर आपको कभी भी कहीं भी नज़र आता है, तो समझ जाना ये पूछना क्या चाह रहा है, ये एक्चुअली SN1 रिएक्शन कराना चाह रहा है। क्योंकि SN1 रिएक्शन में जनरली ऐसा होता है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसको हम सीधा-सीधा सॉल्वेंट से ही रिएक्ट कराते हैं। जैसे मान लो पानी से रिएक्ट करा दिया या फिर अल्कोहल से रिएक्ट करा दिया। तो इट मीन्स जब भी वो SN1 कह रहा है, तो जब भी वो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस कह रहा है, तो इसका मतलब वो SN1 रिएक्शन कहना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये SN1 रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन जल्दी SN1 रिएक्शन देगा, कौन थोड़ा देर से देगा। तो एक्चुअली में होगा क्या, आपको पता है कि SN1 रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। आई कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, क्योंकि SN1 रिएक्शन बीच में कार्बोकेटाइन बनता है। तो इन चारों से ही जो कार्बोकेटाइन बनेगा, जरा एक बार उसको बना के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो पहले से जो मैंने कार्बोकेटाइन बनाया वो ये बनाया फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर से जो कार्बोकेटाइन बनाया वो मैंने कुछ ऐसा सा बनाया। दिस इज सेकंड वाला स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड वाला? थर्ड वाला जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा है। व्हाट अबाउट द फोर्थ वाला? फोर्थ वाला कार्बोकेटाइन जो आपका बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। अभी आप स्टेबिलिटी ऑफ दीज फोर कार्बोकेटाइंस की बात करने की कोशिश करो। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है कि इनमें से कोई एक्सेप्शनली बहुत 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 स्टेबल या फिर कोई एक्सेप्शनली बहुत 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 कम स्टेबल? तो मेरे को नजर आ रहा है, आई होप आपको भी दिखना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज़ें बहुत जल्दी नजर आने लगेगी। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाया वैसे ही अगर बहुत स्टेबल या बहुत कम स्टेबल अगर आपको जानना है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है शायद कोई आपका एरोमेटिक हो या फिर कोई कार्बोकेटाइन में से कोई एंटी एरोमेटिक हो। तो जो एरोमेटिक होगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल। अगर मैं इन चारों में से देखूं, तो इन चारों में से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन चल रहा होगा इस पूरी रिंग में। दैट्स वाई ये कैसा हो जाएगा, ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा। दैट्स वाई ये एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन चल रहा है। दैट्स वाई ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी 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 अनस्टेबल, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी स्टेबल। दैट्स वाई हो सकता है मेरा आंसर शायद इतनी बात से ही पकड़ में आ जाए मेरे को, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है वही समझ में आ रहा है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा ईज ऑफ SN1 रिएक्शन होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होगा। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाला। इट मीन्स कि मेरे को ये तो दिख रहा है कि थर्ड सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा फोर्थ वाला। इसका मतलब है कि फोर्थ सबसे कम होगा। इसका मतलब है कि आंसर या तो ये या फिर ये होगा। हमने 50-50 तो कर ही लिया, ये या फिर ये आंसर नहीं है। ए और डी ऑप्शन तो आंसर नहीं है। आंसर अगर है तो वो बी और सी ऑप्शन ही हो सकते हैं। अब बी और सी ऑप्शन में से आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों की स्टेबिलिटी में कैसे कमेंट करें। तो ये भी वैसे आसानी है, ये भी बहुत फेमस सा ही कोटेशन है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई इस तरीके का आपको ब्रिज्ड कंपाउंड अगर आपको दिखता है, तो ये ब्रिज हेड वाले कार्बन, मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज हेड वाले कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होता है। ये भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इतना अनस्टेबल नहीं होता जितना कि एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, इससे थोड़ा सा ऊपर ये होगा। ठीक है ना? तो ये भी अनस्टेबल होता है। तो इन दोनों में अगर रिलेटिवली देखोगे तो इन दोनों में रिलेटिवली ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर भी स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक है। और आपको पता है कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन्स क्या कर सकते हैं? एलाइलिक कार्बोकेटाइन इस तरह से रेजोनेंस शो कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो मोस्ट स्टेबल इज दिस वन, उसके बाद स्टेबल ये, और ये दोनों अनस्टेबल। लेकिन इन दोनों में रिलेटिवली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम स्टेबल, ये हो सकता है फिर भी इससे रिलेटिवली इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, क्योंकि एरोमेटिक है। उसके बाद ये, क्योंकि ये एलाइलिक है, इसमें रेजोनेंस हो पा रही है। दैट्स वाई थर्ड के बाद आना चाहिए आपका, कौन सा था ये? सेकंड नंबर है, यस सेकंड नंबर। देन उसके बाद आपका कौन था? उसके बाद ये दोनों ही अनस्टेबल, बट इन दोनों में से रिलेटिवली अगर देखूं तो ये फिर भी थोड़ा स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर, देन फोर्थ नंबर। इसलिए हमारा आंसर शुड बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहीं से बहुत फेमस सा क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आता है।
अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी आता है, आपको सिंपल सी अगर वो रिएक्शन भी याद है कि भाई डबल बॉन्ड के ऊपर अगर आपने हैलोजन की रिएक्शन करी है तो वो ट्रायंगल इंटरमीडिएट बना के अपना आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा जो आपने रिएक्शन करा होगा उस तरह से कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाता है, देखना जरा कैसे होगा। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी है। देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना होगा शायद एक आइडो इलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन, एक तरह से देखा जाए तो ये आइडो इलेक्ट्रोनाइजेशन रिएक्शन ही है। तो देखना जरा होता क्या था इसमें। सबसे पहला काम तो यही करो कि जैसे मैंने बताया कि I2 है, इस I2 को इस डबल बॉन्ड पे आप इंटरमीडिएट बना लो, मतलब इससे क्या करा लो, इससे आप आयोडीनियम आयन बना लो। जैसे आपको याद होगा ना, जैसे आप लोग सिंपल ब्रोमीन की रिएक्शन करते थे डबल बॉन्ड पे, तो ऐसा करके एक इंटरमीडिएट बन जाता जिसको हम ब्रोमीनियम आयन बोलते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आयोडोनियम आयन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा आपका आयोडोनियम आयन। तो यहाँ पे आपका बन गया जी आई, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ पॉजिटिव साइन, और ये तो पहले से ही था यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक मीडियम, अगर आप फोकस कर पा रहे हो तो आपको ये नज़र आएगा ये बेसिक मीडियम है। अगर ये बेसिक मीडियम है तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक मीडियम में तो सी ओ थोड़ी रहेगा, सी ओ माइनस बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक काम हो सकता है कि ये इंट्रामोलिकुलर विद इन दी मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाए। कैसे रिएक्शन हो जाए, हो सकता है कि ये इधर या इधर जाके अटैक करे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इधर जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो ये मान लो कि जाके इधर अटैक किया और इसने इसको खोल दिया। अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, ऐसा करने से, वन सेकेंड, ऐसा करने से आपका यहाँ बनेगा क्या, आपका ये बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। और रही बात तो ये आयोडीन इधर आ गया और ये आपस में जुड़ गया इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे है एक ऑक्सीजन, ये ऐसे और ये ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट ये भी है कि मतलब चारों ही ऑप्शन कुछ कुछ ऐसे मिलते जुलते दिख रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली में ये जो हमने स्टेप किया, ये वाला स्टेप, ये स्टेप एक एंटी एडिशन स्टेप है। अगर ये एंटी एडिशन स्टेप है तो ये पक्की बात है कि ये वाला बॉन्ड अगर डार्क पे होगा तो ये डॉटेड पे होना चाहिए, या फिर ये डॉटेड पे है तो ये डार्क पे होना चाहिए। इट मीन्स कि ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर ये डार्क पे है तो ये डॉटेड पे होगा, ये डॉटेड पे है तो ये डार्क पे होगा, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमने 50-50 तो कर ही लिया, ये दोनों तो आंसर नहीं है, अब इन दोनों में से कोई आंसर है। इन दोनों में से कौन आंसर है उसको अगर देखने की कोशिश करें तो एक ये बात भी पकड़ में आती है कि सिंस ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल यहाँ ऊपर से आ रहा है, इसके साथ जुड़ेगा और ये बीच में ब्रिज हेड जैसा काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा ये ट्विस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको सेम प्लेन पे रहना रहना ज़रूरी है, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम प्लेन पे होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कि अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ ऐसा सा होगा कि ये तो होगा डॉटेड लाइन पे, ये होगा डार्क लाइन पे, और अगर ये डार्क पे है तो दिस आल्सो हैज़ टू बी इन डार्क लाइन, क्योंकि इसकी और इसकी प्लेनैरिटी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ब्रिज हेड जैसा काम कर रहा है तो वो सेम प्लेन पे ही जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी रही बात इसकी, तो इसका और इसका क्या है, क्योंकि इस एंटी एडिशन से ये जो मैंने ब्लू एरोज दिखाए हैं ये एंटी एडिशन है, दैट्स वाई अगर ये डॉट पे है तो ये डार्क पे होना चाहिए। दैट्स वाई मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो ये एक बहुत टिपिकल सा, बहुत आसान सी ही बात है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा ना वो अपना एक ऐसे आपने जो सेल पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इस तरह से मान लो जैसे आपने कॉपर सल्फेट का चैम्बर ले लिया, एक एक चैम्बर ले लिया CuSO4 का, एक चैम्बर आपने ले लिया ZnSO4 का। लेट से जिंक सल्फेट इधर बनाता हूँ और CuSO4 इधर बनाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इधर लगा दिया जिंक का इलेक्ट्रोड, इधर लगा दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड, और यहाँ से ये वायर से इनको जॉइन कर दिया। तो इन यहाँ पे अगर आपने एक्व सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ले रखा है, यहाँ पे अगर आपने एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले रखा है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यहाँ पे एक अच्छी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर माइग्रेट करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सेल काम करना शुरू कर देता है, बट ये सेल बहुत ही जल्दी सीज़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ आयन बनते जा रहे हैं,
तो मैं कहूँ कि ऊपर से क्या हो रहा होगा, यहाँ से बहुत सारे जिंक 2+ आयन नीचे आते जाएंगे और यहाँ के कॉपर 2+ आयन यहाँ ऊपर कंज्यूम होते जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा होगा, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और बना रहा होगा कॉपर। और इधर क्या हो रहा होगा, इधर मैंने लिखा तो यहाँ पे एक्चुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो ये कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में सेल तो काम करना शुरू कर देता है, बट ये सेल बहुत ही जल्दी सीज हो जाएगा। इस सेल को अच्छी लाइफ देने के लिए हमें यहाँ पे कुछ लगाना पड़ता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज योर सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ जो हमें ये लगाना पड़ता है ताकि आपका क्या हो जाए, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो इसे सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज का बहुत टिपिकल सी बात शायद आपने पढ़ी होगी, जब ये थ्योरी पढ़ी होगी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, कि अगर इस सॉल्ट ब्रिज की आप बात करें तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज पहली बात तो यही है कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो आयंस होंगे वो नीचे आके, यहाँ पे लेट से हमने Na2SO4 ले लिया, ठीक है जी, K2SO4 ले लिया, Na2SO4 ले लिया, ऐसा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। तो इसके जो रिस्पेक्टिव आयंस होंगे वो रिस्पेक्टिव आयंस इस चैम्बर में या इस चैम्बर में जाके इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और सिंस ये तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहा है कि सॉल्ट ब्रिज में फ्लो ऑफ किस चीज़ का फ्लो होता है, आयंस का या इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये तो सिंपल ही था, ये कह रहा है आयंस का फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली बात है आयंस का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थोड़ी होगा। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ आयंस यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे एक्सेस ऑफ जिंक 2+ आयन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज चैम्बर हो रहा था, और यहाँ के कॉपर 2+ आयन जो कंज्यूम हो रहे थे, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज चैम्बर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये आयंस का माइग्रेशन कराएगा इधर उधर, जिसकी वजह से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, कौन सा बेस डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, कौन सा आरएनए में होता है, कौन सा डीएनए में नहीं होता है। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा, आपके पास डीएनए के अंदर कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, हाँ सॉरी बेसिस होते हैं, सॉरी मैंने सॉल्ट बोला। हाँ, कौन कौन से बेसिस होते हैं, बेसिस की अगर आप बात करोगे तो आपके पास ATGC, ये आपके पास बेसिस होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर अगर आप देखोगे तो आरएनए के अंदर यही होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि ए तो इसके अंदर भी होता है, ठीक है जी, जी तो आरएनए के अंदर भी होता है, सी भी आरएनए के अंदर होता है, लेकिन टी की जगह पे आरएनए के अंदर यू होता है। तो जो यूरासिल है ये एक्चुअली वो आपका आरएनए के अंदर तो होता है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं होता है। डीएनए में यूरासिल की जगह पे थाइमिन होता है। ठीक है जी, तो ये तो पूछ रहा था कि इन चारों में से कौन है जो आपका डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन 3 स्ट्रक्चर्स को देखो और इनमें से बताओ कि कौन किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 1 2 3 तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, ऐसा पूछना चाह रहा है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो आई कैन से कि ड्यूरिंग रेजोनेंस only you can say delocalization of इलेक्ट्रॉन इज अलाउड। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इज अलाउड है, ठीक है जी। यू कैन से डीलोकलाइजेशन ऑफ या फिर शिफ्टिंग ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। भाई रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, एटम्स का मूवमेंट नहीं होता है। अगर आपको इन 3 स्ट्रक्चर्स में ऐसा नजर आ रहा है कि कोई एटम ही इधर से हट के इधर लग गया है, तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले जो मेरे को नज़र आया इन 3 स्ट्रक्चर्स में जो मैंने देखा अभी-अभी, वो मेरे को सीधा छूटते ही सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि आपको अगर दिख रहा हो तो देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक हाइड्रोजन इसके पास पहुँच गया, इस नाइट्रोजन में पहुँच गया। इस स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया। यहाँ तो हाइड्रोजन ही अपनी प्लेस चेंज करता जा रहा है। अगर मैं मान लो इस वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ पहुँच गया। अगर हाइड्रोजन ही अपनी जगह चेंज करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये रेजोनेंस नहीं है।
क्योंकि रेजोनेंस की एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि रेजोनेंस में कभी भी एटम्स या फिर कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, कभी भी एटम्स अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मूवमेंट होता है तो किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो सकता है तो किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है। दैट्स वाई देखते के साथ ही काट दूं मैं कि ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि भाई रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये गलत ऑप्शंस होंगे। तो ये तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी कभी कभी परेशान करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब है क्या। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। ऐसे ही कभी हो सकता है आपको कभी ऐसा भी आ जाए, तो ये भी पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर अगर आपको आ जाए, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कौन होते हैं, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनको कॉन्फिग, या फिर ऑप्टिकल क्यों, सीधा स्टीरियो ही बोल देता हूँ मैं। दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्टीरियो वाले, स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनको कॉन्फ़िगरेशनल बोलते हैं और इनको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ए और बी और सी तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहे थे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड 1 से लेकर 4 तक, इन सबके बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करो। देखते के साथ ही मेरे को जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ भी मैंने देखते ही 50-50 कर लिया। वो क्या, क्योंकि सबसे पहले देखते ही मेरे को जो नज़र आ रहा है, देखो भाई, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, बट ये अल्कोहल नहीं है, ये ईथर है। और अल्कोहल और ईथर में अगर बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप लड़ाई कराओगे तो ईथर हार जाएगा। ईथर में उतनी पोलैरिटी नहीं होगी जितनी कि अल्कोहल में होती है। और दूसरी बात ये भी है कि अब पोलैरिटी तो कह ही सकते हो, दूसरी बात ये भी है कि OH जो है अल्कोहल्स, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मेजरली यू कैन से नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, इसके, इसके और इसके अंदर। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे होंगे। सिंस ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, दैट्स वाई इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ईथर से ज़्यादा आ रहा होगा। इसलिए आपका आंसर में जो सेकंड वाला है, मतलब जो ईथर है, वो सबसे एंड पे आना चाहिए। इसका मतलब 50-50 तो यही हो गया। ये आंसर ए या फिर बी तो कभी नहीं हो सकता। आंसर आपका या तो ये होगा या ये होगा। अब बचे अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स की बात करें, अल्कोहल्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्या ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन्स का ही फ़र्क हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स का ही फ़र्क दिख जाए सीधा सीधा, तो ऐसा होगा कि जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, उसका वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, उसका आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो इसके पास भी 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, इसके पास भी 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है। अच्छा जी, ओके, इसके पास 3 कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास 3 कार्बन है वो पीछे रह जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी-अभी बोला कि ये सबसे पीछे, उसके बाद आ गया 3 कार्बन वाला। ठीक है जी, उसके बाद आ गया 3 कार्बन वाला। क्योंकि मैंने आपको बोला कि वन डोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज या फिर मासेस। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी क्रैक कर सकते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं इसको कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सीधी-सीधी चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, इसमें भी ब्रांचिंग दिख रही है। ठीक है जी, अगर मैं पहले और तीसरे में अगर मैं आपस में डिस्कस करने की कोशिश करूँ, तो ये सीधी-सीधी चेन दिख रही है, यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है। और जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होती है मॉलिक्यूल में, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल पास-पास आ जाता है और यू कैन से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ले लेता है। यू कैन से कि मॉलिक्यूल थोड़ा-सा श्रिंक हो जाता है, यू कैन से। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ये श्रिंक होके इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो यू कैन से ये जो मैंने वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बोला, ये वन डर वाल अट्रैक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ या फिर मास या फिर सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया की अगर मेरे से बात करो तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी वजह से यहाँ ब्रांचिंग होने की वजह से इसका कम सरफेस एरिया होगा, और कम सरफेस एरिया होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू ये। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका 3 यहाँ आना चाहिए और पहला यहाँ आना चाहिए।
तो मैंने आपको क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर दूं जल्दी से। सबसे पहले तो मैंने बोला ईथर, उसको सबसे पीछे लगा लो, बाकी बची ये तीन। इन तीनों में सबसे पहले तो ये देखा मैंने कि नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर है या डिफरेंट है। इसके नंबर ऑफ कार्बन्स कम थे, इन दोनों के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा थे। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो वन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस आल्सो। तो यू कैन से कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होने के कारण की वजह से इसका मास कम होगा एज कम्पेयर टू पहला और तीसरा, दैट्स वाई ये रह जाएगा पीछे और ये दोनों आ जाएंगे आगे। और इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से जिसमें, अब इन दोनों में कैसे जजमेंट करें, इन दोनों में ऐसा जजमेंट किया मैंने सरफेस एरिया वाले कॉन्सेप्ट से कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सरफेस एरिया ब्रांचिंग से घटता है, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये हार गया, ये जीत गया। दैट्स वाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फाइड को आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया। अच्छा जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट जैम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये जितने भी आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं, खासतौर पे, वैसे तो खैर डी ब्लॉक भी पढ़ना है, लेकिन एस ब्लॉक पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते वक्त ये वाला कंटेंट पढ़ा जाता है। तो अगला नाइट्रोजन फैमिली की बात करो तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब होते हैं। तो इन सब के अगर आपको मान लो हाइड्रेट्स बनाने हो, जैसे कि NH3 बनाना है, PH3 बनाना है, ASH3 बनाना है, SPH3 बनाना है, या बिस्मथ H3 बनाना है, तो इनकी ये प्रिपरेशन होती थी। आपको जो भी बनाना है उसका रिस्पेक्टिव मेटल के साथ उस एलिमेंट को ले लो और उसका या तो पानी से रिएक्शन करा दो या फिर उसको एसिड से रिएक्शन करा दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अमोनिया बना के दिखाऊं, मान लो आपको अमोनिया की प्रिपरेशन करनी है, तो आप क्या करो, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम या फिर सोडियम, किसी भी मेटल के साथ ले लो और नाइट्रोजन को जोड़ लो। जैसे कि कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम 2+ होता है, नाइट्रोजन 3- होता है, दैट्स वाई कैल्शियम नाइट्राइड क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा Ca3N2। ठीक है जी, कैल्शियम नाइट्राइड आपने ले लिया। कैल्शियम नाइट्राइड को मैंने बोला कि अगर कैल्शियम नाइट्राइड को आपने पानी डाल दिया तो भी अमोनिया बन जाएगा, और कैल्शियम नाइट्राइड को अगर आपने क्या कर दिया, कैल्शियम नाइट्राइड को अगर आपने HCl से ट्रीट कर दिया तो भी अमोनिया बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ का साइड प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा सिंस पानी डाला है, यहाँ का साइड प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा सिंस आपने HCl डाला है। बिल्कुल सेम डिक्टो रिएक्शन यहाँ पे पूछी गई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जब पार्ट पढ़ते हैं और इनके नाइट्रोजन फैमिली के जब हाइड्रेट्स बनाते हैं वहाँ पे ये प्रिपरेशन पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पूछा, कैल्शियम फॉस्फाइड अगर आपके पास है उसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो बताओ क्या बनेगा। तो अगर आप कैल्शियम फॉस्फाइड की बात कराते हो, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, इट शुड बी 2। ठीक है, अच्छा कैल्शियम फॉस्फाइड अगर आप लेते हो तो वो होगा Ca3P2, और बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन कह रहा है पानी डालो। पानी अगर आप डालोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेन थिंग तो बन जाएगी PH3, और एक चीज़ जो बन जाएगी वो हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिलहाल ये आपसे क्या पूछ रहा है, हो सकता है ऑप्शन में दोनों हो या ये दे रखा है कि ये दे रखा है, देखना पड़ेगा। तो आपसे ऑप्शन में फॉस्फीन दे रखा है, फॉस्फीन इज एक्चुअली PH3, दिस इज PH3। ठीक है जी, ये तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए नाम से, इनके नाम तो आपको आने ही चाहिए। फॉस्फिन इज PH3, फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, और एक ऑक्सीजन कम कर दो, H3PO2, दैट इज फॉस्फोरस एसिड, और वाइट फॉस्फोरस तो सिंपल P4 होता है। ठीक है जी, तो फिलहाल क्या बन रहा है आपका, PH3 बन रहा है, दैट्स वाई यू कैन से योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। आना चाहिए आपको इनऑर्गेनिक, कम से कम ऐसे लॉजिकल इनऑर्गेनिक्स तो आने ही चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स क्या। वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन। जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखते हो वहाँ भी कभी कभी इसको रिएक्शन को दिखाया जाता है, और कभी कभी जब इनऑर्गेनिक में आप H2SO4 के बारे में पढ़ते हो, उसका डिहाइड्रेटिंग नेचर जब आप पढ़ते हो तब भी रिएक्शन दिखाई जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, आपके कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनके साथ जब आपका H2SO4 रिएक्ट करता है तो H2SO4 रिएक्ट करके डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, HCOOH है, इसको अगर आपने H2SO4 से ट्रीट किया तो इस टिपिकल रिएक्शन में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। सिमिलरली इससे मिलती जुलती एक और रिएक्शन बता देता हूँ मैं आपको, याद रखना इसको भी, हो सकता है अगली बार कभी ये आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में।
मान लो ऑक्जेलिक एसिड है, उसमें भी अगर आपने H2SO4 और डिहाइड्रेट H2SO4 डाल दिया, हीट कर दिया, तो यहाँ पे भी ये डिहाइड्रेट एजेंट का काम करता है। तो फिलहाल हमसे तो ये वाली पूछी है, तो इसको मैं बता दूं आपसे। यहाँ पे अगर पानी निकाल देगा, डिहाइड्रेट एजेंट का काम करेगा, तो H2O का लॉस करने के बाद बनेगा क्या? एक तो बन गया पानी, दूसरी चीज़ बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो ये है। ठीक है, फिलहाल जो एक्स्ट्रा रिएक्शन मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा अंदाजा लगता है कि अगर ऐसे कुछ रिएक्शन पूछिए तो मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको ऑक्जेलिक एसिड का भी मैं बता रहा था, ऑक्जेलिक एसिड का भी याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड भी अगर H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, जिसकी वजह से एक तो H2O लॉस करा देता है, दूसरा क्या कराता है जी? दूसरा आपका कराता है कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनाता है? तीसरा प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ के प्रोडक्ट क्या आते हैं? एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनता है आपका CO2, और एक बनता है आपका पानी। तो ये रिएक्शन भी याद रखना, इस रिएक्शन को भी याद रखना, दोनों आपके काम की रिएक्शन है, पूछी जा सकती हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्क्वायर प्लेनर एंड ट्रायंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्रीज। अच्छा, ओके, तो ये तो याद करने वाली बात है, वैसे तो देखा जाए तो पता होना चाहिए आपको, ये तो सभी के लिए पता होना चाहिए जितने भी होते हैं। तो जितने भी आपके जब से भी डी शुरू होते हैं, वैसे सारी हाइब्रिडेशन कौन सी होती है? sp3, sp2, देन sp3d, पहली बार जो sp3d देखने को मिलती है। फिर दूसरी बार डी कब इन्वॉल्व होता है? sp3d2 में। फिर sp3d3। इस तरह से इन तीनों में ही कौन कौन से डी यूज होते हैं, ये आपको टिपिकली पता होना चाहिए। अच्छा, जब भी कभी sp3d आएगा, उस वक्त ये ट्रायंगल बाय पिरामिडल बना रहा होगा। जब भी कभी आपके पास sp3d2 आएगा, उस वक्त ज्योमेट्री क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। sp3d3 जब भी बनता है तो क्या होता है आपका? ऐसे में आपकी पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है जी। कौन कौन से डी इन्वॉल्व होते हैं? इस केस में जो डी इन्वॉल्व होता है, दैट इज डी जेड स्क्वायर ओनली। इस केस में जो डी इन्वॉल्व होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ऑल्सो डी जेड स्क्वायर। इस केस में जो इन्वॉल्व होता है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा ही होगा, डी जेड स्क्वायर होगा, और एक डी एक्स वाई। ये तीन इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसलिए मैंने तीनों लिख दिए। अदरवाइज हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? हमारे क्वेश्चन में तो इसने ट्रायंगल बाइपिरामिडल का पूछा है, मतलब इसका पूछा हुआ है, और स्क्वायर प्लेनर का पूछा है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं पूछा है, स्क्वायर प्लेनर पूछा है। तो एक्चुअली में आपको याद होगा कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती थी, तो उसमें मान लो अगर आपके पास तीन एक्सेस है, लेट्स से दिस एक्सेस इज एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस, तो हम तीनों में से कोई एक एक्सेस को रिमूव कर दें, तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाएगा। लेट्स से मैंने ये एक्सेस रिमूव कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाएगा, वो बनता है स्क्वायर प्लेनर। तो एक्चुअली में हम कौन सा एक्सेस रिमूव करते हैं? तो अगर आप थियोटिकली जाओगे तो थियोटिकली हम डी एक्सेस को रिमूव करते हैं। दिस इज डी एक्सेस, सॉरी डी एक्सेस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, इट इज जेड एक्सेस। जनरली हम जेड एक्सेस को रिमूव करते हैं, जिस कारण की वजह से अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हो, स्क्वायर प्लेन में पूछना चाह रहे हो, तो ऑक्टाहेड्रल में आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता था, डी जेड स्क्वायर यूज होता था। और अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो एक डी गायब हो गया, मतलब जेड एक्सेस गायब हो गया, तो ऑब्वियसली जेड वाले गायब हो गए, इसको हटा देना, सिर्फ और सिर्फ ये डी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे कौन सा डी इन्वॉल्व होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर इसने आपसे पूछा है कि स्क्वायर प्लेन में कौन सा इन्वॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होंगे, और ट्रायंगल बाइपिरामिडल में कौन यूज होगा? डी जेड स्क्वायर यूज होगा। दैट्स व्हाई आंसर शुड बी सी ऑप्शन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं भाई। अब एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर है, आर एस नोमेनक्लेचर है, और बहुत आसान है। भयानक तो मैं इस क्वेश्चन को तब मानता अगर आपको 3D में दे रखा होता, फिर 3D से 2D में कन्वर्ट करा रहा होता, फिर आप इसको कर रहे होते, मोर देन वन कायरल सेंटर होता, तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हो जाता है, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। अभी अगर फिलहाल देखें तो बहुत ही आसान है। ये सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से ये बता दो आर कौन है। ठीक है जी। तो अगर ये सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में है तो ऑब्वियसली आर एक होगा। ये सारे सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले लिए हैं वैसे मैंने, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज उठाए हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इन चारों में से कोई एक होगा आर, बाकी तीन होंगे एस। जैसे अगर आप देखोगे
तो सबसे पहले रूल क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती थी कि प्रायोरिटी रूल के हिसाब से, चेनिंग गोल्ड रूल के हिसाब से इनकी प्रायोरिटीज अरेंज कर लो। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इस मॉलिक्यूल के अंदर इसमें आ गई, सेकंड प्रायोरिटी इसमें आ गई, थर्ड ये, चौथा ये। तो अगर मान लो ऑप्शन ए की बात करूं, तो ऑप्शन ए में आपको ऐसा नज़र आ रहा है, एक नंबर यहाँ, दो नंबर यहाँ, तीन नंबर यहाँ, चार नंबर यहाँ। फिर उसके बाद रूल क्या होता था कि जो फोर्थ नंबर है, इट शुड बी, जो भी लीस्ट प्रायोरिटी पे है, इट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। इसको वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए या तो इन दोनों को एक्सचेंज कर लो या इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, मतलब फोर्थ को या तो ऊपर ले आओ या नीचे ले आओ, मर्जी है आपकी। लेकिन एक्सचेंज करने के लिए अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये जो अपोजिट वाले होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, जैसे मान लो ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों को अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चौथे को आपको कहाँ लाना होता है, चौथे को आपको ऊपर लाना होता है या चौथे को नीचे लेके आओ। तो अगर इन दोनों को एक्सचेंज करता हो तो इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ता। तो रूल क्या है, रूल है कि फोर्थ को आप पहले तो एक दो तीन चार नंबर लगा लो, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर वाले को आप या तो सबसे टॉप पे ले आओ, सबसे बॉटम पे ले आओ। तो इसके लिए आपको या तो इसको इससे एक्सचेंज करना पड़ेगा या इससे करना पड़ेगा, सो दैट की कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहे। इसलिए अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज करते हो तो इनको दोनों को भी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। और अगर फोर्थ को नीचे लेके आते हो तो इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप यहाँ से देखोगे तो बनेगा क्या, चार नंबर यहाँ बनेगा, दो नंबर यहाँ, तीन नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ। इसके बाद अगर आपको अपने आंसर पे पहुंचना है कि ये आर है या एस है, तो उसके लिए क्या करो, फोर्थ को छुपा लो अपने हाथ से, फोर्थ के ऊपर अपना हाथ रख लो, मान लो ये है ही नहीं। ठीक है। जस्ट आप एक को पकड़ो, एक से दो की तरफ घुमाओ, दो से तीन की तरफ घुमा के देखो। इट मीन्स ऐसा एरो लगा के देखो, एक से दो की तरफ, दो से तीन की तरफ, तीन से एक की तरफ। अगर ये एरो आपका क्लॉकवाइज आ रहा होता तो आर था, लेकिन सिंस ये अभी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट्स वाई ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली अगर मैंने ऑप्शन बी को देखा, तो ऑप्शन बी में भी इसी तरह से मैंने पहले प्रायोरिटी अरेंज करी। प्रायोरिटीज वाइज अगर मैं चलूँगा तो प्रायोरिटी वाइज नंबर वन ये है, फिर यहाँ पे आपके पास CH2 है, सी डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे कार्बन के बाद सल्फर है, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। तो कार्बन के बाद सल्फर का ज़्यादा प्रायोरिटी होगा रेदर देन कार्बन के बाद ऑक्सीजन का, इसलिए सेकंड ये, थर्ड ये, देन फोर्थ ये। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका एक नंबर यहाँ, तीन नंबर यहाँ, दो नंबर यहाँ, चार नंबर यहाँ। तो लेट्स से पहले मैंने इन दोनों को एक्सचेंज करके दिखाया था, इस बार इन दोनों को कर देता हूँ। तो मान लो इन दोनों को आपने एक्सचेंज किया, तो वर्टिकल अपोजिट वाले इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, जिसकी वजह से बन जाएगा कुछ आपका एक नंबर यहाँ, तीन नंबर यहाँ, चार नंबर यहाँ, दो नंबर यहाँ। फिर से वही काम करो जो मैंने बोला था, फोर्थ को भूल जाओ, फोर्थ पे हाथ रख लो, मानो कि है ही नहीं। बस एक से दो की तरफ घुमाओ, दो से तीन की तरफ घुमाओ, मतलब एक से दो, दो से तीन, तीन से एक। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट मीन्स कि ये आर है। तो बस ये आंसर मिल ही गया, तो मैं सी और डी ऑप्शन को चेक ही नहीं कर रहा, क्योंकि सिंगल करेक्ट में था। अगर मेरे को आंसर मिल ही गया तो फिर आगे क्यों जाऊँ। ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली वैसे बहुत भयानक नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट होता है, आपको समझना होगा, देखना ज़रा। एक्चुअली है क्या, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, रिएक्शन काफ़ी आसान है। कि आपके पास क्या है, आपके पास है कोई अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। तो ऐसे में अगर आप किसी RMGS का रिएक्शन कराते हो, ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराते हो, तो ऐसे में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव वाला क्या होगा, सीधा जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऐसा हो जाएगा। जिसकी वजह से, जिसको हम 1-2 एडिशन भी बोलते थे, आपको याद होगा ना कि ऐसे जो भी आपके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशंस होते थे, उनमें हम दो कैटेगरी के एडिशंस करते थे। एक करते थे डायरेक्ट एडिशन, एक करते थे कॉन्जुगेटेड एडिशन। जो मतलब एक करते थे 1-2 एडिशन, एक करते थे 1-4 एडिशन। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, RMGX है, तो आप 1-2 एडिशन कराते हो। तो अगर 1-2 एडिशन मैंने यहाँ पे कराया, तो ऐसा कराने पे इस डबल बॉन्ड को तो मैंने छेड़ा नहीं है, तो ऐसे ही रहा। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ET यहाँ लगा दिया, और ये हो गया O-। लेकिन O- को फॉलोड बाय ETOH दे रखा है, तो मैं इसको मान रहा हूँ कि आपको क्या है, ये O- होके फाइनली OH बन ही जाएगा, रुकेगा नहीं, OH तो बन ही जाएगा। इसके बाद जो रिएक्शन दी है, ये मेरे को अच्छी लगी। ये CrO3 की रिएक्शन दे रखी है, मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन जैसा कुछ कराने की कोशिश कर रहा है। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल में ये सिचुएशन बन रही है कि यार नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट होके फिर हो जाता है ऑक्सीडेशन।
कैसे होगा ज़रा देखना ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मान लो आपके पास यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है? तो होता क्या है, कुछ ऐसा-सा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो लोन पेयर होंगे यू कैन से, ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर इसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएँगे, जिसकी वजह से ये जो CrO3 है, ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा देखना ज़रा, ये कुछ ऐसा-सा दिखेगा जैसे कि बन गया हो ये ET ऐसा, ऐसा कुछ O माइनस हो गया, उसे OH लिख देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसा सा बन जाएगा। फिर इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होगा देखना ज़रा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ना, इसको अगर आपने और अच्छे लेवल पे अगर सीखा हो तो शायद आप खुद भी समझते होंगे। ये इसको 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट आपने शायद सुना हो कभी, कि यहाँ पे ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएँगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएँगे और ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसा होने वाला है। ठीक है जी? जिससे क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा जैसे कि आपका ET जुड़ गया यहाँ, ठीक है जी? डबल बॉन्ड आ गया यहाँ और यहाँ पे आ गया H और उसके साथ-साथ जुड़ गया है ये सब। जैसे कि O हैविंग Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है जी? फाइनली यू कैन से कि ये वाला हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के पास बैठ जाएगा और इस सबको निकाल देगा, इसको हटा देगा। ठीक है जी? सिंस अगर ये सब हो गया तो फाइनली यहाँ से बनेगा क्या? यहाँ से आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा जैसे कि ऐसा कुछ कर लिया आपने। यहाँ पे आपने ET लिखा हुआ था, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है ये वाला, ठीक है? और यहाँ पे आपने एक OH बना दिया है। ये OH फाइनली क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज़ होगा, ठीक है? ऐसा कह सकते हो आप कि या फिर मैं डायरेक्ट ही ना कह दूँ ऐसा, डायरेक्ट यहीं से कह दो, डायरेक्ट यहीं से कह दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए थे, आप ऐसा कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, डबल बॉन्ड बनाया उसने और ये हाइड्रोजन आके यहाँ आ गया। ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और ये हाइड्रोजन जाके इसके पास पहुँच गया। जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहीं दिखा दिया कि यहाँ एक डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है जी? और ये डबल बॉन्ड होके अब हो गई तीसरी वाली रिएक्शन, होगी ये वाली रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर आपको याद आ रही हो, दिस रिएक्शन वाज़ नोन एज़ क्या? विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन क्या काम करता था? विटिक रिएक्शन आपका काम करता था कि कोई भी कीटोन एल्डिहाइड हो, डबल बॉन्ड O हो, उस पे डबल बॉन्ड CH2 लगा देता था। ऑक्सीजन को हटा के CH2 लग जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन जाके यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा समथिंग लाइक ET यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका था और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। देखते हैं ज़रा अपने ऑप्शंस में ऐसा कुछ कहीं नज़र आ रहा है क्या? अगर मैं देखूँ, ET मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है तो ये तो कट ही गया। यहाँ अगर देखूँ 2 कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड CH2, यही है, यही है। फिर तो हमारा आंसर आ ही गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि आपके पास 3 स्पीशीज़ हैं, इन तीनों स्पीशीज़ के आपको यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताने हैं, इसका, इसका और इसका। हाइब्रिडेशन बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट कर लो। स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था ये कि जो भी सेंट्रल एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, उसमें उसके आसपास कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स हैं उन्हें जोड़ लो। मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम वो होते हैं जिनकी +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है? और ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे यहाँ पे +1 या -1 लिखा हुआ है, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उसे सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट कर दो, और अगर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड अप कर दो। ये जब पूरा आ जाए, इस पूरे को डिवाइड बाय 2 कर दो, ऐसा करके स्टेरिक फैक्टर आ जाता है। जैसे अगर मैं करूँ Br3+1, जो इसने आपसे पूछा है, Br3+1 को मैं कैसा लिख लूँ? Br3+1 को मैं Br2+1 लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इन 3 Br में से 2 Br हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका -1 नहीं है, इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा।
ठीक है जी। तो मैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ले रहा हूँ, एक सेंट्रल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाला Br आपका सेंट्रल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस पे जब मैंने कैलकुलेशन करी तो क्या किया, सेंट्रल इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 7। इस Br के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 2 हैं, क्योंकि 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ओवरऑल +1 है, इसलिए इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने बोला था जितनी भी पॉजिटिव चार्ज होगा ओवरऑल उतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कितना हुआ, ये 7 8 9, 9 में से 1 गया, बचा 8, 8/2 विल कम आउट टू 4। 4 का मतलब है कि ये है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो सेंट्रल वाला Br है, ये सेंट्रल वाला Br यहाँ बैठा होता होगा, और आपके पास 2 Br यहाँ पे जुड़े होते होंगे, एक Br मान लो यहाँ तो एक यहाँ, बाकी 2 जगह पे लोन पेयर। ठीक है जी। जिससे क्या पकड़ में आया, जिससे ये पकड़ में आया कि ये इसका शेप ज्योमेट्री है। अब फिलहाल अगर ज्योमेट्री की ही बात कर रहा है, शेप की बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, शेप बताते वक्त हम ये लोन पेयर्स को नहीं देखते, शेप बताना होता तो मैं इसको बोल देता ये बेंड शेप है। लेकिन फिलहाल ये ज्योमेट्रीज कह रहा है तो ज्योमेट्री बेंड नहीं बोलेंगे, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ज्योमेट्री तो इसी बात से आ जाएगी कि इसने इसका स्टेज फैक्टर 4 आ रहा है, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। दैट्स वाई ये टेट्राहेड्रल है। तो या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई आंसर है। देखते हैं आगे चलते हैं तो और आंसर पकड़ में आएगा। Br3 1 - इसको भी ऐसे मान लो, Br2 - 1। इस पे कैलकुलेशन करें तो कितना है, 7 + 2, और ओवरऑल -1 है, दैट्स वाई एक एडअप कर दिया डिवाइड बाय 2। तो इट विल कम आउट हुई 7 8 9 10, 10/2, 10/2 इज नथिंग बट 5। 5 का मतलब है हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d, मतलब 5 चीज़ें होंगी, एक s, 3p, एक d, sp3d। और 4 का मतलब था 4 चीज़ें होंगी, एक s 3p, sp3। ठीक है। इसका मतलब है इसकी शेप ज्योमेट्री कैसे देखनी चाहिए, ऐसे देखनी चाहिए। लेकिन इस शेप ज्योमेट्री में आपके पास क्या है, सिर्फ 3 ही Br दिख रहे हैं। एक Br तो सेंट्रल यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, एक Br ऊपर होगा, एक Br नीचे होगा, और एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, लीनियर दिखेगा अगर आपसे शेप पूछी होती। लेकिन अभी शेप नहीं पूछ रहा, अभी ज्योमेट्री पूछ रहा, ज्योमेट्री तो पूरा देखना होगा। ज्योमेट्री में अगर आप लोन पेयर वाले बॉन्ड्स को भी देखोगे तो ओवरऑल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल नजर आएगा। तो इट मीन्स कि मेरा आंसर तो मेरे को पकड़ में आ गया है शायद, कि ये टेट्राहेड्रल, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है जी। तीसरा मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आएगा, वो मेरे को पहले ही पता चल रहा है, क्योंकि क्योंकि दो आंसर सही है तो ऑब्वियसली ये भी सही होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर। ठीक है ना। तो ये भी सही होगा। इसमें देख लो जरा, सेंट्रल एलिमेंट मान लो Br है, तो Br की जगह पे 7। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, तीनों के तीनों फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, डिवाइड बाय 2, दिस विल आल्सो कम आउट टू 5। तो बिल्कुल सेम डिक्टो यही तो बन गया। इसका मतलब ये भी sp3d, जिसका मतलब कि ये भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ये भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, दैट्स वाई आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपसे कोई आंसर पूछे तो आप बोलोगे आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये आना चाहिए। तो हाइब्रिडेशन, उसकी शेप ज्योमेट्री जजमेंट करना, ये सब आपको आना चाहिए भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने ऐसा पढ़ा होगा कि मेटल है, मेटल के पास कुछ आपके फील्ड ऑर्बिटल है, कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेट्स से ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये वाले फील्ड ऑर्बिटल, लेट्स से इसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया, जैसे कि मान लो ये, ठीक है, इसके पास यहाँ लोन पेयर होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे। मैं लेबलिंग कर देता हूँ, इसके एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ये यहाँ होते हैं। ठीक है जी। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल मेटल का ये बैठा है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये फील्ड ऑर्बिटल है। तो इसके जो फील्ड ऑर्बिटल है वो तो क्या करते हैं, वो तो इसके साथ ओवरलैप कर लेते हैं, और जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इसके मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये जो ओवरऑल जो बॉन्डिंग हो रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और जितना ज़्यादा फिनोमिनन ये हो रहा होगा, जितनी अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही होगी, एक्चुअली सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो मैंने ब्लू एरो दिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके साथ जो डेटिव बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं एम सी, जो आपका एम और सी का बॉन्ड पूछा है, एम सी बॉन्ड उतना ज़्यादा, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। ठीक है जी। तो ये आपसे पूछ रहा है स्ट्रांग बॉन्ड कब होगा, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली में
ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जिसमें आपको ओवरऑल नेगेटिव चार्ज नजर आएगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में 0 है, इस केस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इस केस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इस केस में इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो जब भी कभी आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा दिख रही हो उतनी ज़्यादा सिनर्जी बॉन्डिंग हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा सिनर्जी बॉन्डिंग कहाँ हो रही होगी अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा सिनर्जी बॉन्डिंग हो रही है आपकी तीसरे ऑप्शन में, क्योंकि ये -2 है। उसके बाद सिनर्जी बॉन्डिंग हो रही है आपकी फोर्थ ऑप्शन में, उसके बाद सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है आपकी फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है आपकी सेकंड ऑप्शन में। तो जितनी ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा M और C का बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई आंसर आपका क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा Ti वाला, देन आपका कोबाल्ट वाला, देन क्रोमियम वाला, देन Mn वाला। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर शुड बी ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of non-bonding electron present in frontier molecular orbital of H। अरे इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा? सिंपल है, HF का मॉलिक्यूल है, कह रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इस नॉर्मल मॉलिक्यूल के अंदर। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के इर्द गिर्द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन पे तो कोई होगा ही नहीं, जो भी होगा वो फ्लोरीन पे होगा, और फ्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई आंसर विल बी 6। इससे आसान क्या पूछेगा? सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिखा मेरे को। देखें जरा, बहुत ही ईजी है। HF मॉलिक्यूल दिखा रहा है, कह रहा है कि सॉलिड स्टेट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता होगा तो उस वक्त वो कैसे एग्जिस्ट करता होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो बनाने में तो कैसे भी बना लो, वैसे फ्री हैंड में हम लोग भी जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को तो बनाते वक्त हम लोग भी कभी कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे सीधा सीधा ही बना देते हैं। लेकिन ऐसे सीधा सीधा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप फोकस करो इस बात पे तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे फ्लोरीन का, अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन के ऊपर कुछ लोन पेयर्स भी होंगे, और अगर लोन पेयर होंगे तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन की जगह पे यहाँ पे बेंडिंग आएगी। यहाँ पे फ्लोरीन की जगह पे आपको बेंडिंग नजर आएगी। ये सीधा सीधा नजर ही नहीं आएगा, लीनियर नहीं हो सकता फ्लोरीन के केस में। तो मतलब जहाँ पे भी आपको फ्लोरीन लीनियर दिख रहा है ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर लोन पेयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर की प्रेजेंस में ये बेंड हो जाएगा, तो फ्लोरीन की जगह पे जिगजैग नजर आना चाहिए। तो या तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, क्योंकि फ्लोरीन के लोन पेयर इसको क्या करेंगे, फ्लोरीन के लोन पेयर इसको जिगजैग बनाएंगे। तो फ्लोरीन वाले केस पे लीनियर नहीं हो सकता, तो इसलिए ए और सी तो मैंने काट दिया। अभी बचा ये और ये। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो मोर अप्रोप्रिएट जो दिख रहा है, मोर अप्रोप्रिएट बी ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, वो सीधा सीधा लीनियर हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को अननेसेसरी इसने बेंडिंग दे रखी है, बेंडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ऐसे बेंडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HF के मॉलिक्यूल में बस फ्लोरीन पे ही लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। बस वही लोन पेयर हैं जो इनको कंपेल करेंगे इसको लीनियर ना होने के लिए, और यहाँ पे इसको बेंड करने के लिए। तो ये या फिर ये दोनों सही था, बट हाइड्रोजन पे लीनियर बना सकते हो, हाइड्रोजन पे नो डाउट, हाइड्रोजन पे अननेसेसरी ऐसे बेंडिंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा इसको कह सकते हो, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कहता है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दिखा रहा है, इस रिएक्शन को अगर आप पहचान रहे हो तो ये कुछ फेवर्स की रिएक्शन जैसा मेरे को नज़र आ रहा है। देखना जरा, क्योंकि आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके पास कुछ कीटोनी एल्डिहाइड है, यू कैन से कार्बोनिल कंपाउंड है, और उसके नेक्स्ट पोजीशन पे एक हैलोजन भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन निकल के इस दूसरे वाले Br को निकलने में हेल्प करेगा। बिल्कुल वही फेवर्स की रीअरेंजमेंट जो आपका होता था, वही वाली कंडीशन उसने यहाँ पे दिखा दी। तो टिपिकल सा फेवर्स की रीअरेंजमेंट। मैं कहूँगा सबसे पहले बेसिक मीडियम होने के कारण की वजह से ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इनका एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये Br निकल जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल इंटरमीडिएट बनेगा कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ ट्रायंगल इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है जी, एक Br आपका यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, और एक पीएच यहाँ और एक आपका एमई यहाँ, ऐसा कुछ बन जाएगा। देन आपके पास जो ओ एम ई है ना, वो तो एक्सेस में होगा ही, यहाँ पे खूब सारे ओ एम ई पड़े हुए हैं, एम ई ओ एच भी है। तो ओ एम ई जो है आपका, अभी ये जाके अटैक करेगा और इसको खोलने की कोशिश करेगा इस रिंग को। तो मैं कहूँ कि ओ एम ई क्या करेगा, ये ओ एम ई जाके फिर से इसको रिंग को खोलने की कोशिश करेगा कुछ इस तरह से। ये कैन से कि सीधा सीधा मैं ऐसा बोलूँ कि ये जाके क्या करेगा, ये जाके आप कह सकते हो कि इसका अटैक करा दो सीधा सीधा इस पे, फिर बोलो कि जी ये इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर गए, फिर ये वापस नीचे आए और इसको खोल देंगे और यहाँ नेगेटिव बना देंगे। और यहीं क्यों नेगेटिव बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही यहाँ नेगेटिव बनाओगे वैसे ही वो बेंजीन के अंदर अपने आप को रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर लेगा, इसलिए इस पॉइंट पे नेगेटिव बनाना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन इस पॉइंट पे। ठीक है, कहने को तो ये इधर से भी खुल सकता था, इधर से भी खुल सकता है। ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएटली इधर से खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपने ऐसा बनाया तो ये बना कुछ ऐसा, ऐसा डबल बॉन्ड ओ एम ई यहाँ, देन एक बी आर यहाँ, देन आपके पास एक पी एच यहाँ, एम ई यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ। ये बन गया जी, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, बाकी आपको ये प्रोटिक एसिड दे रखा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स तो काफ़ी सारे हैं ही हैं, तो हमें हाइड्रोजन्स की तो कोई कमी है नहीं। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो आप मैंने ओ माइनस बनाया था, इसे मैं ओ एच भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसा लिखने में। तो मैं अभी इसको ऐसे टेढ़े मेढ़े लिख रहने देता हूँ, बाद में इसको सीधा कर लेंगे। ऐसे ही लिख रहने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसा 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 है ना। एक पी एच है, एक एम ई है, और यहाँ पे मैंने बोला जो माइनस आ गया सो उसको मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ऐसा दिखा सकते हैं, अदरवाइज कहने को तो मैं यहीं पे भी दिखा सकता था, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली दिखा दो, चाहो तो मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखा रहा हूँ वैसे तो। ठीक है, चाहो तो कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ भी दिखा देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसको निकाल देगा और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बेस है आपका ओ एम ई, वो ओ एम ई क्या कर रहा है, वो ओ एम ई जाके इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा और आपके पास जो ये बी आर है, ये इधर जाके डबल बॉन्ड बनाएगा और इस बी आर को निकाल देगा, जिसकी वजह से बन क्या जाएगा, बन कुछ ऐसा जाएगा जैसे कि ओ एम यहाँ पे है, यहाँ एक डबल बॉन्ड ओ है, ये ऐसा ऐसे डबल बॉन्ड, फिर उसके पास एक पी एच, एक एम ई, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ऐसा किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है क्या हमें, डबल बॉन्ड ओ एम ई, फिर नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर पी एच एम ई। ऑप्शन ए ही मेरे को ऐसा नज़र आ गया सीधा सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे को ये नज़र आ गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये एक स्टेप मैंने आपको बोला कि ये शायद मैंने अननेसेसरी भी करा हो, आपको लग रहा हो, तो ये आप कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी दिखा देंगे कि इन इलेक्ट्रॉन का इस पर अटैक करा दिया, डायरेक्टली इसको हटा देंगे, वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसा किया जा सकता, डजेंट मीन। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। सो अगर देखा जाए तो आज के लिए तो मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आईआईटी जैम के जो 2020 के थे, मैंने सिर्फ आज इतने ही क्वेश्चन उठाए हैं, सिंगल करेक्ट वाले ही क्वेश्चन उठाए थे मैंने सारे। बट इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा बच्चों, अगर आपको इसी तरह से और भी सॉल्यूशंस चाहिए हो, प्लीज़ लेट अस नो। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बोलिए, तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बाकी सेक्शंस भी, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन बना के इसमें डालूंगा। सो ऑलराइट, आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कैम शिक्षा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आगे और भी सॉल्यूशंस मैं इसमें डालता रहूँगा। थैंक यू।